सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत ने सनतों को बिजली में रिलीफ देने के लिए बोझ घरेलू कंज्यूमर्स पर मुंतकिल करने का फैसला किया और इस मकसद के लिए 2 करोड़ 85 लाख से जायद घरेलू बिजली कंज्यूमर्स पर माहाना फिक्स चार्ज आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जो 200 रुपए से 675 रुपए तक होगा। अब इस इकदाम से हुकूमत को तकरीबन 125 अरब रुपए हासिल होंगे, जो सनती कंज्यूमर्स को फी यूनिट 4.04 रुपए रिलीफ के तौर पर देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इंडस्ट्रीज के लिए ये 4 रुपए के रिलीफ का फैसला चंद दिन कबल किया गया था और नया प्रपोज टैरिफ शेड्यूल नेपरा को जमा करवा दिया गया है और सिर्फ एक रस्मी पब्लिक हियरिंग के बाद इसी माह इस टैरिफ की इंप्लीमेंटेशन भी हो सकती है। अब हुकूमती हुक्काम के मुताबिक ये समात एक कानूनी और अलामती कार्रवाई है, क्योंकि फेडरल कैबिनेट पहले ही इस फैसले की मंजूरी दे चुकी है। लाइफलाइन कंज्यूमर्स जो माहाना 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं इस फिक्स चार्ज से एग्जेम्प्टेड होंगे, यानी उन्हें यह इस्तिस्ना हासिल रहेगा। हुकूमत के मुताबिक कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के 200 से 300 रुपए माहाना तक उन्हें अदा करने होंगे। अब शर्त यह है कि वो मुसलसल 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहें। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्ज स्लैब वाइज बढ़ते हुए 675 रुपए तक चला जाएगा। अब इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बिजली के निज़ाम के ज्यादातर अखराजात फिक्स नौयत के हैं, जबकि मौजूदा निज़ाम में वसूली ज्यादातर फी यूनिट इस्तेमाल पर मबनी है। अब इस इम्बैलेंस की वजह से कुछ कंज्यूमर्स पर ज्यादा बोझ पड़ रहा था और लोग ऑल्टरनेटिव ज़राए खुसूसन सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे थे। फिक्स चार्ज का मकसद इस निज़ाम को माली तौर पर स्टेबल बनाना और अखराजात की मुनसिफाना तकसीम है। इसी दौरान नेपरा ने फरवरी के बिजली बिलों में फी यूनिट 1.21 रुपए इजाफे की मंजूरी भी दी है, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत होगा। अब इससे घरेलू कंज्यूमर्स के बिल मजीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि सब्सिडी का ओवरऑल वॉल्यूम 249 अरब रुपए ही रहेगा और बजट या IMF टारगेट से इससे मुतासर नहीं होंगे। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स ने इस फैसले पर अब अपना ज़ाहिर रिएक्शन शो किया है। सनत को सस्ती बिजली से फायदा होगा, मगर आम कंज्यूमर्स के लिए बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। मजमूई तौर पर यह फैसला मईशत और आवाम दोनों के लिए बहुत अहम और हसास साबित हो सकता है, लेकिन अगर इंडस्ट्री को रिलीफ देना है तो उसका बोझ डोमेस्टिक पर क्यों डाला जा रहा है और उसका फिस्कल स्पेस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। वकास बिन नजीब साहब साबिक मेंबर हैं फॉर एनर्जी प्लानिंग कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी 4 रुपए का रिलीफ पहले अनाउंस किया गया, फिर ये जो सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी दी जा रही थी इंडस्ट्री को, वो अब वो ख़त्म की गई और वो अब शिफ्ट कर दी गई करने जा रहे हैं ये डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर। क्या ये एक बेहतर फैसला होगा कि इंडस्ट्री को अगर रिलीफ देना दें, ज़रूर दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका बोझ फिर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर क्यों डालें? जी अरबाब, मेरे ख्याल में एक बुनियादी चीज जो समझने वाली है वो तो ये है कि हमारी हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है। जो हमारी बिजली, उसकी पैदावार, तरसील और तकसीम के बाद जो लागत आती है वो इतनी ज्यादा है कि हुकूमत सब्सिडी से अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वक्त भी हुकूमत 250 अरब की तकरीबन सब्सिडी बिजली के लिए देती है और उसके बावजूद इतनी ज्यादा कीमत है बिजली की। तो और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किए बगैर और उनका एक कंपेटिटिव अगर टैरिफ नहीं है तो वो मुकाबला नहीं कर सकते एक्सपोर्ट्स के लिए, और एक्सपोर्ट्स की बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट है जैसा कि आप जानते हैं। लिहाजा इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत कम करना जरूरी है। इसका एक दूसरा फायदा भी मैं आपको बताता चलूं, जिस वक्त बिजली की खपत इंडस्ट्री की ज्यादा होती है तो आपके जो T&D लॉसेस हैं, जो तरसील और तकसीम में नुकसानात हैं, वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री अमूमन हाई वोल्टेज पे बिजली लेती है। तो इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो इकोनॉमी चलेगी, दूसरा एवरेज जो अब हमारे लॉसेस हैं वो भी कम होंगे। तो लिहाजा ये चीज़ तो अज़हद ज़रूरी थी कि जो इंडस्ट्री को रिलीफ ना दिया जाए बल्कि उनको कम कीमत पर बिजली दी जाए, क्योंकि वो क्रॉस सब्सिडाइज करती है। अब जहां तक बात है फिक्स चार्जेस की, मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे ये दुरुस्त सिंथ है कि जो कीमत बिजली बनाने में और सिस्टम को चलाने में आ रही है उसको कंज्यूमर से किसी तरह वसूल किया जाए। मेरे ख्याल में जो वाहिद असूली मौक़िफ़ होना चाहिए वो ये है कि जो जिम्मेदार हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं से ये कीमत वसूल की जाए, ना कि प्रोटेक्टेड कस्टमर से। जो गवर्नमेंट की पिटिशन मैंने देखी है नेपरा की वेबसाइट पर, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली तो चीज़ ये कि जो हमारे तकरीबन 50% सार्फिन, ये जिन आपने तकरीबन 3 करोड़ सार्फिन का जिक्र किया, इसमें से
1.5 करोड़ जो है वो 200 यूनिट से कम बिजली हर माह इस्तेमाल करते हैं। अब 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स चार्ज लगाना मेरी नज़र में बिल्कुल वो गरीब की जेब से पैसा निकालने वाली बात है, क्योंकि आप दूसरी चीज जो नोट करेंगे वो ये है कि जो ऑफ पीक रेट है 3 फेज कस्टमर्स का, उसमें 6 रुपए की कमी है। जो 12 जनवरी का टैरिफ अनाउंस हुआ था और इस नई पिटिशन में 6 रुपए की कमी ऑफ पीक रेट पे है घरेलू सार्फिन के लिए जो 3 फेज कस्टमर्स हैं, जो कि सिर्फ 20% से भी कम है जो टोटल सार्फिन है उसमें से। तो उनको रिलीफ दिया जा रहा है और उसकी कीमत जो है वो प्रोटेक्टेड कस्टमर से ली जा रही है। तो मेरे ख्याल में कुछ असूल अगर हम तय कर लें तो पहली चीज तो ये है कि फिक्स चार्जेस की जो सिमत है वो बिल्कुल ठीक है। हुकूमत को ये रिकवरी, कॉस्ट रिकवरी करनी है और उसके लिए एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। अब सिर्फ ये है कि प्रोटेक्टेड कस्टमर्स को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आजकल की मईशत के हालात हैं, उसमें 200 यूनिट से जो कम बिजली खर्च करता है वो घर जाहिर है। वक्का साहब, अगर ये ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर भी ये अगर चार्जेस आयद होंगे, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग भी अब 300, 350, 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो फिर यूनिट्स को बचाने की कोशिश करेंगे, वो बिजली की बचत की कोशिश करेंगे, वहाँ से डिमांड में कमी हो सकती है। तो वो एक साइकिल के अंदर ही हम घूमते रहेंगे, तो डिमांड में कमी होगी तो फिर वही टैरिफ को नहीं हम आगे चलकर रेट कम कर सकते। तो इसका कोई और हल मौजूद है? ये एक बेहतर सोल्यूशन है आपकी नज़र में? नहीं, मेरे ख्याल में ये बेहतर सोल्यूशन है। देखिए, जो रेजिडेंशियल बिजली की कंजम्पशन है उसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी तो नहीं होती। जाहिर है कि हम जब घर पे बिजली इस्तेमाल करते हैं उससे कोई उस तरह जॉब क्रिएशन नहीं हो रही होती। तालीम के लिए इस्तेमाल होती है, लाइटिंग के लिए, तो कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं। उसके अलावा जो हम ज़या करते हैं बिजली के घरों में वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से एक तो कम होगी, क्योंकि इस फिक्स टैरिफ से तकरीबन 2.5 रुपए पर यूनिट बिजली का रेट अगर हम एवरेज आउट करें कंजम्पशन पे, तो ऑन एवरेज 2.5 रुपए पर यूनिट बिजली का जो नर्ख है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से बिजली सबको मजीद महंगी महसूस होगी और कंजर्वेशन और एफिशिएंसी की तरफ हाउस होल्ड्स को जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिजली का ज़िया बहुत ज़्यादा करते हैं अपने घरेलू इस्तेमाल में। लिहाजा ये सिमत भी दुरुस्त है और मेरे ख्याल में ये एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी की तरफ धकेल देगी हम सबको। सही। और साहब, ओवरऑल अगर हमें टैरिफ में ही कमी लेकर आनी है जिसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी हम रिलीफ दे सकें, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी रिलीफ दे सकें, तो उसके लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऐसा मौजूद है जिससे ये मुमकिन हो सके? मेरी नजर में तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऐसा है कि हमारे पास सब्सिडी के लिए बजट में मजीद रकम आ सके, और जैसा कि आप जानते हैं, आप खुद मईशत को कवर करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होराइजन पर तो नहीं है, हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन नहीं है। अलबत्ता मीडियम और लॉन्ग टर्म के सोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन मुझे अभी तक उन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ कोई हरकत नजर नहीं आ रही। ना हमारा डिस्कोर्स का सर्विस स्ट्रक्चर चेंज करने का अभी तक कोई रास्ता नजर आ रहा है, ना प्राइवेटाइजेशन का रास्ता नजर आ रहा है। और अगर हम चले कलील मुद्दत में ना सही, तवीलुल मुद्दती भी कोई टारगेट रखना चाहते हैं बिजली के नर्ख में कमी का, तो हमें उस रिफॉर्म प्रोसेस पे चलना पड़ेगा जिसका आगाज अभी तक नजर नहीं आया। अभी तक हम यही नंबरों की हेरा फेरी कर रहे हैं, और ये भी उसी तरह है कि हम एक जेब से पैसा निकाल के फिलहाल तो दूसरी जेब में डाल। लेकिन वक्का साहब, कुछ प्लानिंग तो नजर आ रही है इस साल 3 डिस्कोस को, 2 जेंकोस को प्राइवेटाइज करने की। तो ये अगर 50% भी हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है 1-2 इदारों को भी प्राइवेटाइज करने में, तो एक पहला स्टेप कहा जा सकता है, इससे कोई माइनर बेहतरी महसूस हो सकती है? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन से कुछ उम्मीद तो बंधी है, क्योंकि आप केल में ही होगा कि फेस्को और लेस्को की प्राइवेटाइजेशन की तो 2-3 दफा कोशिश की जा चुकी है। कुछ दफा टेंडर भी फ्लोट हुए थे कुछ साल पहले, लेकिन उस वक्त भी ये मामला अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंचा। अब प्राइवेटाइजेशन खास तौर पे बिजली की वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि एक एसेंशियल सर्विस है और इसके लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल भी दरकार होगा इसको प्राइवेटाइज करने में। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन डिस्को का मतलब है कि आप कई नाअहल और कम एफिशिएंसी वाले मुलाजमीन को आपको निकालना पड़ेगा कंपनी से, ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। और जो पॉलिटिकल स्पेस प्राइवेटाइजेशन के लिए चाहिए, मेरा अपना ख्याल है कि वो शायद इस वक्त इस हुकूमत के पास ना हो। बहतौर कोशिश ये कर रहे हैं और करनी भी चाहिए और ज़रूरी भी है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकास बिन नजीब साहब, साबिर जी प्लानिंग कमीशन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। माली साल 2025-26 के पहले छमाह यानी जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा हुआ है। इस दौरान सर्विसेज एक्सपोर्ट 16.51% बढ़कर 4.76 अरब डॉलर तक पहुंची हैं। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में यह रकम 4.08 अरब डॉलर थी। अब यह इजाफा बुनियादी तौर पर IT के अलावा टेलीकॉम और कंप्यूटर सर्विसेज की वजह से हुआ है, और यह कारकर्दगी इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि एशिया की एक्सपोर्ट्स इस अरसे में गैर यकीनी का शिकार रही हैं और उनमें कुछ गिरावट नजर आई है। इसके बरक्स सर्विसेज सेक्टर ने पूरे माली साल के आगाज से मुसलसल तरक्की दिखाई है। दिसंबर 2025 में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 935 मिलियन डॉलर तक पहुंची हैं। यह सालाना बुनियाद पर तकरीबन 16% इजाफा है। माहाना बुनियाद पर भी ये 15% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। IMF के 7 अरब डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम ने भी इस रुझान को खासी तकवीत दी है। इस प्रोग्राम के तहत मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के साथ एक्सपोर्ट्स रिफॉर्म्स और टैरिफ में कमी जैसे इकदाम किए गए। इन रिफॉर्म्स का मकसद एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना था। सर्विसेज सेक्टर खासतौर पर IT इन रिफॉर्म से तेजी से फायदा उठाने में कामयाब रहा है। अब फिगर्स बताते हैं कि टेलीकॉम के साथ कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स 2.236 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं और इसमें तकरीबन 20% का इजाफा हुआ है। दीगर बिजनेस सर्विसेज में तकरीबन 25% ग्रोथ देखी गई है, जो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। ट्रैवल सर्विसेज में 19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तकरीबन जमूद का शिकार रही हैं और हालिया बरसों में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाती भी दिखाई दी है। वजह मुल्क में महदूद रोजगार के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी के अलावा कम तनख्वाहें और महंगाई के साथ मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल है। साल 2025 में तकरीबन 5,30,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। यह पिछले साल के मुकाबले में 17% इजाफा तो जाहिर करती है। अब इस इजाफे की बड़ी वजह सऊदी अरब का विजन 2030 है, जिसके तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के अलावा ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे शोबों में तेजी से तरक्की हो रही है। गुज़िश्ता 5 सालों में लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं। 2021 में तकरीबन 2,88,000 अफराद बैरून मुल्क गए। 2022 में तादाद बढ़कर 7 लाख से भी तजावुज कर गई। 2024 और 25 में भी यही ट्रेंड बरकरार रहा, जहां सालाना तादाद 7 से 10 लाख के दरमियान रही और इसी तरह पिछले 5 सालों में 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जा चुके हैं। इस ट्रेंड में अब एक नुमाया तब्दीली ये भी देखने में आ रही है कि माइग्रेशन अब सिर्फ जो अनस्किल्ड लेबर है उस तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अब हाईली एजुकेटेड लोग और स्किल्ड लेबर भी पाकिस्तान में, खासतौर पर जो IT एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो बड़ी तादाद में बैरून मुल्क जा रहे हैं। और इस माइग्रेशन का एक पॉजिटिव एंगल रेमिटेंसेस भी हैं, जिसमें अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस पूरी सूरत पर हम बात करेंगे। सब जो साबिक चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़ोएब साहब, हम देख रहे हैं ओवरऑल जो इस वक्त सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं और उसमें एक बुनियादी वजह IT सेक्टर की ग्रोथ है। IT प्रोफेशनल बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, लोग वेलकम भी कर रहे हैं हमारे प्रोफेशनल्स को। एज इंडिविजुअली बाहर जाना कितना फ़ायदेमंद है, कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करना कितना ज़रूरी है, और आगे क्या हालात आप देख रहे हैं? अभी इंडस AI वीक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में। जी देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन सर्कुलेट है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले पाकिस्तानियों को वीज़ा, ये अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर इस वक्त जहाँ पे IT कंपनीज पिछले हमारे 2 सालों से ख़ासतौर पे डिफरेंट कंट्रीज़ में डेलीगेशन लेके एग्जिबिट करती हैं, तो वहाँ पे कंपनीज को ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी रिसोर्सेज की ऑन साइड उस मुल्क में ज़रूरत पड़ती है। ये एक बुनियादी वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान एक तो ज़ाहिर है कम्पेटिटिव है रीजनली, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने यहाँ पे जो बैक ऑफिस पाकिस्तान में काम कर रही होती है और रिसोर्सफुल लेके जा रही होती है। आज हमारे लोग जा रहे हैं तो जाहिर है ये ही कल इंशाल्लाह टॉप 10 टेक कंपनीज के CEOs भी इंशाल्लाह बनेंगे। और दूसरी बात, इंडस AI वीक माशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एंड आई बिलीव कि जिस तरीके से 150+ फॉरेन डेलीगेट्स लैंड हुए हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और ये पूरा हफ्ता इंडस AI वीक मनाया जा रहा है। 60+ इवेंट्स हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना शोकेस कर रहे हैं कि वो अभी तक क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की AI इनोवेशन को दुनिया में शोकेस करने का और पाकिस्तान में नॉन टेक जो बिजनेसेस हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन का।
और ज़ोएब साहब, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आईटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर ये कितनी बड़ी फोर्स बन जाती है? अभी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की मुस्तकिल बढ़ रही हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स की वजह से ये इजाफा मुमकिन हो रहा है। तो ये एआई को जब हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस हद तक बढ़ा सकते हैं? ये इंडस एआई जैसे इवेंट्स और दीगर इवेंट्स, ITCN और भी और बड़े बड़े इवेंट्स जो होने हैं, ये कितना बूस्ट कर सकते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स को? देखें, सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्लीमेंटेशन की, ये आपका एक हर बिजनेस प्रोसेस को सॉफ्टवेयर की भी एफिशिएंट बना रहा है। जो काम 2 महीने में या 6 महीने में ऐसे होता था, उसको वो कम करके लेकर आ रहा है बहुत ही कम अरसे में, जो कि टूल्स आए हैं जैसे Cursor.ai है या फिग्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट किया है। तो आई बिलीव हमारी जो आईटी इंजीनियर्स वर्क फोर्स है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से जो फ्यूचर इज द डेटा, जैसा कहा जाता है कि बिगेस्ट गोल्ड इज द डेटा, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत, और ये जो पाकिस्तान में खासतौर पे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन की आज जो बात हुई है, ये बहुत अहम है कि डेटा सॉवरेन पे इस वक्त आज बात की गई है ग्लोबल स्टेक होल्डर्स की, कि पाकिस्तान का डेटा बेस और जितना भी डेटा होगा वो इंशाल्लाह आगे चल के लोकलाइज्ड होगा। सर, तो अब ज़ोएब साहब ये चले, ये इवेंट ज़रा बड़ी वैल्यू ऐड करेगा, जो हमारे टारगेट्स हैं आईटी के वो हम फिर टाइमली इसका मतलब अचीव करने के काबिल होंगे। आने वाले इवेंट्स में मज़ीद कंपनीज हमारी आएंगी, अभी कुछ MOUs, कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ जॉइंट वेंचर्स वगैरह एक्सपेक्टेड है कि ये इससे मज़ीद होंगे? अभी तो ज़ाहिर 4-5 दिन इस इवेंट ने रहना है। जी बिल्कुल। देखें, असल अब काम आता है FBR का, कि वो जितना हमारी आईटी सेक्टर को फैसिलिटेट करेगा, उतनी ही नंबर्स हम अपनी एक्सपोर्ट में इंशाल्लाह बढ़ा पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट आईटी टेक इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ज़ाहिर एक विजन है, तो उसके तहत अगर हमारी आईटी इंडस्ट्री जिस तरीके से आप देख रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट बंद कर रही है, ये और इंशाल्लाह आगे जा सकती है अगर FBR की तरफ से ऐसे इकदाम हों जिसमें आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और इस इकोसिस्टम के अंदर फैसिलिटेशन और ना कि रेगुलेशन। सही। और ज़ोएब साहब, रियलिस्टिक हो के अगर हम बात करें तो जो हमारे टारगेट्स $10 अरब, $15 अरब के सुनने में, देखने में, बात करने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मज़ीद अभी 3-4 साल का अरसा दरकार होगा, या जितनी तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं शायद हम 2 से 3 साल में अपने इन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे? देखें, असल चीज होती है कि हमारी जो रिपेट्रिएशन ऑफ डॉलर इनकम है जो आईटी एक्सपोर्ट की मद में आ रही है, अगर ये रिपेट्रिएशन डिजिटल चैनल के थ्रू आसानी होती है तो पाकिस्तान की जो पेनियर और डिजिटल वॉलेट्स के अंदर जो लोगों के पैसे होते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं, उनको खर्च करने होते हैं बाआसानी। तो अगर पाकिस्तान में इंशाल्लाह जल्द ये डिजिटल बैंकिंग के जरिए रिपेट्रिएशन अलाउ होगी तो उससे हमारी डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट बहुत बड़े नंबर्स हम इंशाल्लाह ताला शो कर सकते हैं इंशाल्लाह। सही। और गवर्नमेंट इस पर इस वक्त आप लोगों से ताउन कर रही है, आगे इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है कि ये जल्द से जल्द मुमकिन हो सके? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन बिल्कुल है, और हम अभी इस वक्त उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो 0.25% का 2026 तक जो हमारा टैक्स है वो भी इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल के लिए रिन्यू हो। इससे ये है कि इकोसिस्टम में एक अच्छी मैसेज भी पहुंचता है और एक फैसिलिटेशन की एक लोगों को, इंडस्ट्री को या ग्लोबल ऑफिसेस एक अच्छी नज़र से देखते हैं इंशाल्लाह। और ज़ोएब साहब, एक आखिरी सवाल, इंडस एआई वीक में जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए इस वक्त, उनका क्या रिएक्शन है पाकिस्तान में आईटी की मार्केट को देखकर, आईटी के टैलेंट को देखकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट से मिलकर इस वक्त किस तरह से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है? It's their feedback was so amazing because उनको भी पता है कि जो पाकिस्तान का गोल्ड माइन है वो आज बताया भी गया है कि 63% यूथ पॉपुलेशन है, और जो पोटेंशियल है वो आज माशाल्लाह से जो अच्छी बात हुई है, आज गव टेक, डिफेंस टेक, प्राइवेट सेक्टर, ई स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, सारी चीज़ें शोकेस हो रही हैं आज और कल इस्लामाबाद में, और अगले 5-6 दिन में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोएब खान साहब, साबिक चेयरमैन पातशाह हमारे साथ। गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इवेंट हो रहा है और ज़ाहिर है इस वक्त इसका असर एक वैल्यू एडिशन के तौर पर आईटी की एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ सकता है। जब इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम कनेक्ट करके देखते हैं तो एक बड़ी यूज़फुल फोर्स बन सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक
बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सोने और चांदी की कीमतें इस वक्त आलमी सतह पर बहुत तेज़ी के साथ पिछले एक साल में हमने बढ़ते हुए देखी हैं और गुज़िश्ता साल से ज़्यादा तेज़ी हमने इस साल के पहले महीने यानी जनवरी में देखी है। लेकिन एक मौका जनवरी के अख्ताम पर ऐसा भी आया जब 2-3 रोज़ में इस कीमत में सोने की हद तक कोई 80,000 से ज़ायद की गिरावट हुई और उसमें लोगों के हमने करोड़ों और अरबों रुपए आलमी सतह पर भी डूबते हुए देखे। चांदी के साथ भी सूरत हाल यही रही कि एक बड़ा डिप इसकी प्राइसेस में भी आया और आलमी तनाजुर में हम इसको देखें तो जहां आलमी तनाजुर में लोगों को बड़ा नुकसान हुआ आलमी सतह पर, वहां पाकिस्तान में भी जो बड़े इन्वेस्टर जो छोटे इन्वेस्टर थे वो गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हुए। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला इस पूरी सूरत हाल को लेकर और भी है और वो ये है कि जो यहाँ इस वक्त रूटीन के कंज्यूमर्स हैं या जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए एक मुश्किल है और वो ये है कि आलमी सतह पर हम कीमत की अनाउंसमेंट कुछ देखते हैं, यानी आलमी सतह पर जो कीमत होती है उसको जब हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो वो लेट सपोज चांदी की कीमत अगर किसी दिन 8,000 रुपये पर तोला है तो वो मार्केट में जब आम कंज्यूमर्स खरीदने उसको जाते हैं तो वो 16 और 17,000 रुपये एक तोला में वहाँ पर चार्ज किए जा रहे होते हैं। और यही सूरत हाल गोल्ड में भी इस वक्त मौजूद है कि 5 लाख या 5,05,000 रुपये अगर किसी दिन गोल्ड की पर तोला प्राइस है तो मार्केट में वो 5,25,000 या 5,30,000 रुपये में क्यों दस्तियाब है। ये मार्जिन या प्रीमियम जिसको ये नाम दिया जा रहा है इजाफी रकम को, ये कहाँ से आकर इसके साथ अटैच हो गई है और फिर ज़ाहिर एक आम कंज्यूमर की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसको भी ये बुरी तरह मुतासिर कर रही है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे इन्वेस्टर के तौर पर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं तो वो भी फिर इसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार रहते हैं। तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्राइस में क्यों होता है और इसका एक आम खरीदार पर कितना फ़र्क या असर पड़ता है। मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ज्वेलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देखते हैं आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में सोने या चांदी की जो कीमत होती है उसको एक ज्वेलर की शॉप पर उससे कहीं ज़्यादा पैसों में क्यों बेचा जा रहा होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक होती है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो इंटरनेशनल रेट बनता है असल में हमारे इंपोर्ट तो बंद है, ये तो आपके भी इल्म में है। तो एक चीज शॉर्ट है और बस ये कि अगर बेच रहे हैं तो खरीद भी तो रहे हैं उसी रेट के अंदर, 1,000-2,000 फर्क के अंदर जो है उसकी परचेजिंग भी हो रही है। बात यह है कि कई दफ़ा इसकी कोशिश की गई कि गोल्ड रेट जो है उसका कोई तरीक़ाकार बनाया जाए और सरकारी सरपरस्ती के अंदर जो है ये गोल्ड रेट निकले जाए। हमने कई बार मुतालिका महकमों से दरख्वास्त की कि कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जैसे डॉलर का रेट निकाले, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट रेट निकाले गोल्ड का, तो ये तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे। और इसके अंदर जो ये चीज़ है कि जी रेट कुछ बन रहा है और माल किसी और रेट में बिक रहा है और किसी और रेट में खरीदा जा रहा है, इसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, चले गोल्ड रेट की हद तक तो ये बात समझ आती है कि इसमें मार्जिन कोई 5% या 6-7-8% का है, लेकिन ये जो सिल्वर के प्राइस हैं वो 100% या 100% से भी बाज़ औक़ात ये ज़्यादा प्राइस में इस वक्त सिल्वर तो लोग इसलिए ले रहे होते हैं चलें गोल्ड रेंज से आउट हो गया है तो छोटी इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिल्वर ले लें और उसको सेव कर लें, कुछ दिन बाद उसको बेच दें, लेकिन वहाँ पर तो प्राइस 100% से भी ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। असल में सिल्वर का जो मामला है वो इस तरीके से होगा, 3 महीने पहले का अगर हम जिक्र करें तो मार्केट के अंदर 3300 रुपये तोला नॉर्मली जो है ट्रेड हो रही थी सिल्वर पर तोला, ठीक है। उसके बाद एक मतलब इसकी कीमतें बढ़ना शुरू हुई, 5,000 हुई, 6,000 हुई। तो इसके अंदर जो जिन लोगों का सेक्टर से ताल्लुक नहीं था वो लोग भी इसमें कूद पड़े बतौर इन्वेस्टर और उन्होंने 8,000 9,000 रुपये तोले में भी सिल्वर खरीदा। और हमने देखा कि कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अगर हम 3 महीने पहले की बात करें, 4 महीने पहले की बात करें तो सिल्वर 3300-3400 रुपये पर तोला में ट्रेड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद कीमतें बढ़ और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 49 और $50 पर आउंस था। एकदम हमने देखा कि मार्केट ने शूट किया, $70 हुई, $80 हुई, $90 हुई, $120 का हाई मारा चाहे सिल्वर ने ना इंटरनेशनल मार्केट पर आउंस के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो चांदी कीमत है वो 1,17,000 रुपये से भी तजावुज कर गई, जबकि रेट जो पड़ रहा था उसका 1,13,000 रुपये था। अभी 4,000 रुपये इजाफा क्यों था? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ 3-4 महीने पहले जो है कोई ब्रांड नहीं था सिल्वर का बार की सूरत के अंदर। बार की सूरत में जो कंपनियां बनी और उन्होंने अपने बार लॉन्च किए, अब वो डिमांड इतनी ज़्यादा थी इस दौरान, इस पीरियड के दौरान 4-5 महीने के दौरान डिमांड इतनी ज़्यादा थी और सप्लाई थी कम। मतलब आज अगर हम कंपनी को रॉ मटेरियल सिल्वर देने जाते हैं तो 2 महीने 1.5 महीने का टाइम लेती है हमसे। अब जिसके पास रेडी में स्टॉक होता है वो लाजिम बात है 1,000-2,000 मार्जिन रखकर उसको सेल आउट कर रहा होता है। ये बात कहना गलत है कि 100% ऊपर है, ऐसा नहीं है। आज भी रेट जो है 12,500-600 रुपये और 10,000 मेरे ख्याल है 10,500 11,000 रुपये जो इंटरनेशनल रेट पड़ रहा है।
अब अर्शद साहब, ये हमारी जब 12,500 रुपए के करीब रेट पहुंचा तो हमने खुद एज टीम मुख्तलिफ मार्केट्स में इसको चेक किया, और जब ये ऑफिशियल रेट 12,175 गालबन था, उस वक्त कहीं 20,000 रुपये, कहीं 18,000 रुपये, कहीं 20,500 रुपये, यानी जिसका जो मुंह पड़ रहा था बस वो उस वक्त यही रेट दे रहा था। तो ये रेट अज खुद तय कर लिए जाते हैं, इसकी इजाज़त कौन देता है? आप लोगों की एसोसिएशन इसमें क्या किरदार अदा करती है? नहीं, बिल्कुल हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मुतवातिर जो है इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इजाफी रेट है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन हम ये समझते हैं कि यार इसके अंदर एक जो है ना इदारा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो इन तमाम चीजों के रेट भी खुद निकाले। सिल्वर रॉ मटेरियल का रेट अलग दे, गोल्ड सिल्वर बार के रेट अलग हो, तो इससे जो है ना बेहतरी आएगी। और ये जो ब्लैक मेलिंग और ब्लैक मार्केटिंग है इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अर्शद साहब, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग इसकी कंप्लेन कर सकें, वहां से उन्हें उनकी सुनवाई हो सके? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट, ज़ाहिर कोर्ट्स के मामला तो आपके इल्म में हैं, यहाँ पर कितने वो मुश्किल हो जाते हैं और लोग उस चक्कर में पड़ते नहीं हैं। जो आपकी एसोसिएशंस हैं वो किसी तरह लोग को हेल्प आउट कर सकती हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल, हमारे पास आते हैं लोग, हम उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन बात वो फिर वही कहूंगा कि अभी तक सरकारी सतह पर जो ऐसी कोई सरपरस्ती नहीं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कंपनी बने या एक ऐसा इदारा बने जो रेट कंट्रोल करे, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो गलत रेटों में सेल आउट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो रेट हमें देती है उस रेट में काम करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। और हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी यही गाइडलाइंस देंगे कि जो सरकारी रेट है, गवर्नमेंट के रेट है, जैसे डॉलर का रेट खुलता है रोजाना की बुनियाद पर, पेट्रोल के रेट खुलते हैं, उस तरीके से गोल्ड का रेट हम क्यों नहीं खोल सकते? सही। और ये इसमें भी हम देखते हैं कि कई घंटों तक जब ये कीमत बढ़ रही होती है या ये उम्मीद होती है कि बढ़ सकती है, या आलमी मार्केट के अब तो आदाद शुमार चूँकि वेबसाइट्स पर और ऐप्स पर दस्तियाब होते हैं, तो उनको नज़र में रखते हुए फिर यहाँ पर ट्रेडिंग रोक दी जाती है या बिल्कुल फ़रोख्त रोक दी जाती है, तो उसमें भी फिर लोगों को बड़ी उस वक्त प्रॉब्लम होती है। ये जो तर्ज अमल है इसमें भी कुछ बेहतरी आ सकती है? सर ये उस सूरत में होता है जब मार्केट 300-400 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे दूसरे दिनों आपने देखा कि मार्केट 5,552 डॉलर तक गई और उसके बाद आकर 4,412 डॉलर पर खड़ी हो गई। तो ये अप डाउन तो उस दौरान किस तरह ट्रेड करेंगे आप बताएं मुझे? आज खरीद के जाएंगे, कल नुकसान, कल खरीद के जाएंगे, परसों फायदा, मतलब इस तरीके से बहुत मुश्किल का सामना हो जाता है हमें। तो दूसरे दिनों भी चंद घंटों के लिए काम बंद किया कि मार्केट समझ में तो आए किस तरफ जा रही है। अभी देखिए आज के अंदर जो है $100 का इजाफा हो गया मार्केट के अंदर, मतलब अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया काम करना। तो अभी बताएं, जो एक आम कंज्यूमर है या छोटा इन्वेस्टर है, उसके लिए कोई तजवीज़, कोई मशवरा आपका इस गैर यकीनी सूरत हाल में है? चूँकि हमने देखा जनवरी के आखिरी 3 दिनों में लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवाए भी हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा जो आम, जिसका इस सेक्टर से ताल्लुक नहीं है, जिसका ये काम नहीं है, वो अगर होल्डिंग पावर रखते हैं, क्योंकि देखिए हमें यही चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, गोल्ड की हिस्ट्री और सिल्वर की हिस्ट्री। गोल्ड ने हमेशा अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर उसने 5,552 डॉलर का हाईएस्ट दिखाया तो वो स्पॉट खुद ही तोड़ेगा इंशाल्लाह। और जितना होल्डिंग पावर आप रखते हैं, जब इस काम में हाथ डालें, अदरवाइज इस काम में हाथ नहीं डालें। और 2-3 जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें, ना ये कि सिर्फ सोने में या सिल्वर में, 3-4 जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि आपका खुदा न खास्ता के नुकसान भी हो तो वो कवर हो जाए। अच्छा, अब चूंकि आगे रमज़ान आने, आमतौर पर रमज़ान में मार्केट रेट कैसे रहते हैं? ये मार्केट ऊपर जानी है पाकिस्तान में या ये रेट थोड़े से स्टेबल रहने, इस हवाले से इस रमज़ान में भी लोग इसमें नए इन्वेस्टर आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, या अभी थोड़ा सा उन्हें इंतजार करना चाहिए? देखिए, ये जोग्राफी हालात पर डिपेंड करता है कि सूरत हाल क्या रहती है, क्योंकि जिस दौरान 4400 कुछ डॉलर हुई उस दौरान हम समझ रहे थे कि मार्केट के अंदर सोने की कीमतें जो है मजीद नीचे आएंगी, लेकिन फिर दोबारा आकर मार्केट 5,050 डॉलर पर खड़ी हो गई। सही। तो अब ये बताइएगा कि अब ये अगले कुछ दिनों की कोई आपके पास ऐसी, आपने तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रेडिक्शन है कि? जी सर, सवाल दोबारा कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अब आगे जो 4-5 दिन की जो सूरत हाल रहनी है, उसमें ये इस हफ्ते आप कोई ऐसी कोई बड़ा डाउनफॉल या कोई बड़ा अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ तमाम चीजें जो है ये ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल इस वक्त वादी तौर पर नजर आ रही है। अगर इसमें कोई बेहतरी आती है तो मैं भी पॉसिबल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, वरना मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें नीचे आएंगी। तो अर्शद साहब, ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो लोग करेंगे वो फायदे में रहेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म पर जाते हैं तो उनको फिर खुदा न खास्ता इस गैर यकीनी में किसी हद तक नुकसान भी हो सकता है? 3 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ भी, 1 ईयर भी, क्योंकि गोल्ड की हिस्ट्री है। अगर इसने जो स्पॉट दिखाया वो दोबारा दिखाता जरूर है स्पॉट अपना।
अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं अभी अगर ये $5,500 पर गया इंटरनेशनल मार्केट में तो ये वापस 4-4.25 के अराउंड भी एक्सपेक्टेशन है, ये आ सकता है? जी, लेकिन मैं आपको एक बात वादे कर दूं कि देखिए हमें खुशी नहीं है कीमतें बढ़ने से, क्योंकि हमारे कारोबार तबाह बर्बाद हो गए। हमारा कारीगर तबका जो है वो बिल्कुल कारोबार से महरूम हो गया। हमारे कारखानों के अंदर जो है मतलब काम नहीं है इस वक्त। तो ये रेट बढ़ने से हमें खुशी नहीं है किसी किस्म की कि यार 5 लाख हो गया या 6 लाख हो गया, इससे हमें खुशी नहीं है, क्योंकि अच्छा। हमारे काम पे बहुत असरअंदाज हुई है कीमतें, क्योंकि अब खरीदार नहीं है मार्केट के अंदर। तो अर्शद साहब, एक परसेप्शन ये है आपके काम से मुतालिक के पूरे आपके सेक्टर से मुतालिक कि जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो आपके एसेट्स में इजाफा होता रहता है और ज़रूरत ही नहीं होती आप लोगों को खरीदारों की। सर एसिड बेच के हम खाएंगे थोड़ी, एसिड तो हमारा मतलब दुकान के अंदर शो विंडो में लगा हुआ, उसको बेच के खाएंगे थोड़ी। जब हम कारोबार करेंगे तो कुछ हासिल करेंगे ना, मजदूरी की सूरत में या वेस्टेज की सूरत में। जब बिजनेस ही नहीं होगा तो हमें क्या पता है कि इमारत बनाकर खड़ी कर दी, वो एसिड है, बढ़ रहा है, मतलब इनकम तो नहीं है ना। तो अब ये लोगों की बाइंग पावर पर किस हद तक फर्क पड़ा है? जो कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, सोना खरीदने वाले चांदी पर आ गए। ये जो रेट कीमतें नीचे आई उसकी वजह से पैनिक सेल हुई। जिन इन्वेस्टर का ताल्लुक जो है इस सेक्टर से नहीं था, पब्लिक सेक्टर से था, उन्होंने कहा कि मजीद नीचे आ जाएगी मार्केट, उन्होंने सेल की। और एक बात और मैं वादे कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल 13,000 रुपए तोला में बिक रहा है तो 12,500 में खरीदारी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो रेट जो है खरीदारी के 8,000 या 9,000 रुपए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद सर्वे कर सकते हैं मार्केट का आकर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब, चेयरमैन ऑल ज्यूलर। जी कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बात, कुछ कहना चाहेंगे? मार्केट का इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्यूलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।